आज बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, उसको बेकिंग सोडा खाने का सोडा इसी को बोला जाता है। खाने का सोडा इसी को बोलते हैं, मीठा सोडा इसी को बोलते हैं। मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट इसको बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सूत्र होता है इसका NaCO3, ये इसका सूत्र होता है। ये सारे नाम इसी के होते हैं। बेकिंग सोडा इसी को बोला जाता है, इसी को खाने का सोडा बोलते हैं, इसी को मीठा सोडा बोलते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है NaCO3। यानी सूत्र NaCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका सूत्र NaCO3, रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। अन्य जो साधारण नाम होते हैं इसको बेकिंग सोडा बोल देते हैं, खाने का सोडा बोल देते हैं, मीठा सोडा बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। इसके जो गुण होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के, क्या क्या गुण होते हैं इसके? पहला गुण देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का, पहला गुण होता है ये सफेद क्रिस्टलेट ठोस होता है। सफेद रंग का होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, दागदार होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी क्रिस्टल के रूप में ना दालू के रूप में होता है, और सफेद रंग का होता है। दूसरा तो जर्मी अल्प विलय होता है। जर्मी अल्प विलय होता है। जर्मी अल्प विलय होता है, जर्मी जब डालते हैं तो पूरा नहीं उड़ता है जर्मी, जर्मी अल्प विलय होता है। तीसरा जो गुण होता है, इसे गर्म करने पर, जब इसको गर्म करेंगे इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और अगला जो इसका गुण होता है वो गुण होगा जर्मी, इसका विलय क्षारीय होता है। जब जर्मी बोलते हैं तो जर्मी बोल में इसका जो विलय बनता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का थोड़ा सा कड़वा होगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, ये सफेद क्रिस्टल जो होता है सफेद रंग का होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है। जर्मी अल्प विलय होता है, जर्मी जब डालेंगे तो पूरा नहीं मिलेगा। गर्म जब करेंगे इसको तो सोडियम आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ये, और जल में इसको घोलने पर जो जलीय विलय बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा। ये तो इसके गुण होते हैं। इसके बाद में इसका उपयोग क्या क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या है? जब इसके उपयोग की बात करेंगे कि क्या उपयोग किया जाता है इसका दैनिक सोडियम बाइकार्बोनेट का, पहला जो इसका उपयोग होगा वो होगा खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में कहते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग होगा इसका, दूसरा उपयोग हम करते हैं औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि बनाई जाती है इसका, औषधि निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं इससे। नंबर 3, तीसरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है वो होता है अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें भी अग्निशामक आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जब अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने के रूप में किया जाता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का उपयोग किया जाता है। इन संयंत्रों में दोनों रासायनिक विक्रिया करके जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग है वो आग बुझाने में किया जाता है। तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग होता है वो पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता, ये औषधि के रूप में इसका उपयोग है। पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जब पेट में एसिडिटी बन जाती है, खट्टी डकार आने लग जाती, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर पेट की जो एसिडिटी होती है, अम्ल की जो मात्रा होती है, खट्टी जो डकार आती है, वो ना बंद हो जाती है। तो ये इसका औषधि उपयोग होता है। अगला जो इसका उपयोग है वो होता है इनोफ्लूइड, जैसे लवण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इनोफ्लूइड जिसका उपयोग भी अगर एसिडिटी दूर करने में किया जाता है, वो इनोफ्लूइड भी सोडियम बाइकार्बोनेट का ही बनाया जाता है। इसके बाद भी इसका उपयोग होता है रसोई घर में पकौड़ों को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। रसोई घर में पकौड़ों को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। पकौड़े जो निकालते हैं तो इन पकौड़ों में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डाल दिया जाता है, जिससे हम फूलते हैं। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है कि रसोई घर में पकौड़ों को फुलाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो अपन लिखेंगे मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। केक जैसे खाद्य पदार्थ को फुलाने में, केक जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको फुलाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में, बेकिंग पाउडर के रूप में, औषधि निर्माण में, अग्निशामक यंत्रों में, पेट के मतलब दूर करने में, इनोफ्लूइड जैसे लवणों में, और रसोई घर में पकौड़ों को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये मीठा सोडा का रासायनिक नाम, मीठा सोडा का साधारण नाम, मीठे सोडा का गुण और इसके उपयोग। ये तो हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण हो गए, उपयोग हो गए। इसके बाद में क्या बात करेंगे अपन दावन सोडा। अगला जो दैनिक का उपयोगी रासायनिक यौगिक है उसको बोलेंगे हम दावन सोडा। दावन सोडा, दावन सोडा, इसका जो नाम होता है साधारण नाम कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं इसको दावन सोडा बोला जाता है। इसी को कपड़े धोने का सोडा बोला जाता है, इसी को दावन सोडा बोलते हैं। इसी को कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं। और रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सूत्र जो होगा इनका Na2CO3, ये इसका सूत्र होगा। तो दावन सोडा, दावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा Na2CO3। साधारण रूप में इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो इसी को तो कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसी को दावन सोडा बोला जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा Na2CO3 होगा। इसके क्या क्या गुण होते हैं, दावन सोडा के क्या क्या गुण होंगे, कैसा इसका रंग होता है, क्या होता है, जल में घुलता है या नहीं घुलता है, क्या क्या गुण होते हैं इसका। पहला जो गुण होगा वो होगा ये सफेद किसलिए होता है, सफेद होता है, सफेद और क्रिस्टलीय रूप में होता है, क्रिस्टलीय रूप में होता है, सफेद क्रिस्टलीय होता है। नंबर 2 पर दूसरा जो गुण होगा इसका वो होगा जल में विलय होता है, ये पानी में घुल जाता है, जल में विलय होता है। जल में जब इसको डालेंगे तो ये जल में घुल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अल्प विलय होता है और ये जल में विलय होता है।
इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल में जब उसको बोलते हैं तो इसका जो विलयन बनता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी क्षारीय प्रकृति का होता है और दावन सोडा का जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला जो इसका गुण होगा वो होगा, इसको जब गर्म करेंगे तो वापस जब इसको गर्म किया जाता है तो एक कृष्ण जल तैयार कर सोडा एस बनाता है। ये सोडा गर्म करने पर सोडा एस बनाता है। ये तो इसके गुण हो गए। ये सफेद क्रिस्टलीय होता है, पानी में विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है और गर्म करने पर एक क्रिस्टल जल तैयार करके सोडा एस बनाता है। ये तो इसके हो गए रासायनिक गुण। आगे बात करेंगे अपन इसके उपयोग की। क्या क्या उपयोग होते हैं इसके, कहां पर दैनिक जीवन में दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उपयोग की जब बात होगी तो पहला जो इसका उपयोग होगा वो होगा धुलाई व सफाई करने में। धुलाई व सफाई करने में, धुलाई व सफाई करने में, धुलाई व सफाई करने में, क्योंकि नाम दावन सोडा है तो ये धुलाई करने के काम आता है और सफाई करने के काम आता है। दूसरा जो इसका उपयोग होगा दैनिक में वो होगा इसका उपयोग कहां पर होता है, कांच, कागज, साबुन आदि बनाने में। कांच नाम इसका उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन, कांच, साबुन, कागज व बोरेक्स पाउडर बनाने इसका उपयोग किया जाता है। तो सीधा उपयोग आप होता है या तो धुलाई करने में, सफाई करने में। कांच इसी के बनाए जाते हैं, कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और बोरेक्स पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो देखेंगे इसका उपयोग है वो होगा पेंट व वस्त्र उद्योग में। पेंट जो कलर बनते हैं किस तरह के, पेंट बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में इसी का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में भी दावन सोडा काम आता है, पेंट बनाने में भी काम आता है। अगला जो इसका उपयोग होगा देखने में वो होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार का जो विश्लेषण करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। और अगला जो गुण होगा इसका वो होगा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता, जल में दो तरह की कठोरता, अस्थायी होती है। तो अस्थायी जो कठोरता होती है वो लोग गर्म करके दूर कर सकते हैं, छान करके, दिखा करके, किसी तो साधारण विधि होती है इससे दूर की जा सकती है। लेकिन जो अस्थायी कठोरता जो शॉर्ट में बेंडी से जो दावन विधि होते हैं, अस्थायी जो कठोरता होती है वो दूर की जाती है दावन सोडा से। तो इसका जो मुख्य प्रश्न बनेगा पॉइंट का, बोर्ड का वो प्रश्न यही से बनेगा 6 नंबर के पॉइंट में से कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम बताएंगे दावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का। कोई बता दो एक नाम कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम बता देंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए। धुलाई सफाई करने में, कांच, साबुन, कागज बनाने में, पेंट बनाने में, वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला विक्रमी के रूप में और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह आपके हो गए सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम, इसका रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट के गुण और सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। अगला जो रासायनिक यौगिक है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बोलते हैं इसको। कैल्शियम
सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। तो इसी को तो बोला था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोला जाता है। तो सूत्र होता है इसका, वो सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं, और जो सूत्र होगा रासायनिक वो होगा CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट और ये 2 अर्ध हाइड्रेट H2O, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हो गया। बनता कैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस? बनाने का जो विधि होती है, साधारण विधि होती है, इसको साधारणतः पीओपी भी बोला जाता है, पीओपी भी बोलते हैं, साधारण भाषा को पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दो, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोल दो, CaSO4 H2O बोल दो, या पीओपी बोल दो, साधारण भाषा में इसको पीओपी बोला जाता है। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है? जिप्सम। कैसे बनेगा जिप्सम? जिप्सम मतलब होता है CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, और CaSO4 2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो जिप्सम को क्या कहते हैं? जिप्सम को 393 केल्विन, जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु को त्याग करें। जिप्सम को जैसे ही 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जिप्सम है वो जल के अणु को त्याग देता है, जल के अणु को त्याग देता है। इसमें जब पानी निकल जाता है तो ये पानी निकल जाएगा, इसमें से पानी निकल जाएगा और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनेगा। ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट CaSO4 2H2O ये बनेगा। यानी जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो जिप्सम है वो जल के अणु को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो ये तो बनाने की विधि छोटी सी विधि नहीं, बिल्कुल। ये अगर समीकरण लिख दिया CaSO4 2H2O 393 केल्विन बराबर CaSO4 2H2O प्लस H2O, ये समीकरण याद हो गया। तो समीकरण को भाषा में बदल देंगे अपन कि जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये समीकरण याद करने के बाद भी भाषा याद करने की जरूरत है, भाषा समीकरण से निकालनी है कि जब जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो जिप्सम जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। क्या क्या गुण होते हैं इसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण क्या क्या होते हैं? पहला जो गुण होता है ये सफेद ठोस चिकना पदार्थ होता है, सफेद रंग का होता है, चिकना होता है और ठोस रूप में होता है। तो सफेद ठोस और चिकना पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर थोड़े से समय में यह जमकर ठोस और कठोर हो जाता है और वापस जिप्सम में बदल जाता है। ये बात होती है कि जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल देते हैं, ये पानी मिला देंगे तो पानी मिलाने पर थोड़े से समय में ही वो जमकर ठोस हो जाता है, वापस इसी से उल्टा लिख देंगे, ये पहले लिख देंगे, ये दोनों पहले लिख देंगे, इसके बाद क्या किया बना चीज क्या किए बना दिए, पहले ये लिख देंगे और फिर ये लिख देंगे और भाषा लिख देंगे अपन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाकर
उसको थोड़े समय तक रख दिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस तौर होकर के जम जाता है और फिर से जिप्सम में बदल जाता है, वापस से बदल। ये दोनों बात पहले लिख दी है और ये आगे यहाँ पर ये तो इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। और भाषा लिख दी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाकर उसको थोड़े समय तक रख दिया जाता है तो ये जमकर तौर हो जाता है और वापस जिप्सम में बदल जाता है। ये इसका दूसरा गुण होता है। इसका जो तीसरा गुण होगा, अगला जो गुण होगा वो होगा ये जन्मी विलय होता है, जल में घुल जाता है, जल में घुल करके जम जाता है। ये तो इसके गुण हो गए। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कहाँ कहाँ पर उसका उपयोग होता है? उपयोग देखो इसका कहाँ पर होता है। पहला जो इसका उपयोग होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने, जो हड्डियां टूट जाती है एक सिवा की तो वो हिले नहीं, उसका जॉइंट वापस हो जाए तो उनको हिलने से बचाने के लिए, उस हड्डी को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। प्लास्टर बोलते नहीं प्लास्टर लगाइए तो प्लास्टर लगा दिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ठोस होता है, ठोस होता है तो उस हड्डी को हिलने नहीं देता है, हड्डी का जॉइंट वापस जुड़ जाता है। तो ये तो इसका चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नंबर दूसरा, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है, दांतों की चिकित्सा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये दो तो उसके चिकित्सीय उपयोग है। तीसरा उपयोग, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार का सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशय ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। और सैनिटरी वेयर जो बाथरूम में जो लगते हैं या फिर शौचालय में जो बर्तन होता है वो लगते हैं, हैंड वॉश वो लगता है, वो सारे के सारे ऐसे बनाए जाते हैं। तो दो तो इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। दो उपयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में, एक तो हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में इसका उपयोग किया जाता है, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो इसके चिकित्सीय उपयोग है। अगर प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है तो कोई सा भी लिख दो आप। लेकिन प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है तो ये दो उपयोग लिखने पड़ेंगे। वहां पर खिलौने बनाए जाते हैं वो नहीं लिखना है, सिर्फ दो उपयोग कि टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दैनिक उपयोग है वो भवन निर्माण में किया जाता है, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, सैनिटरी वेयर का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और दीवारों को चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपके हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। बोर्ड पे सबसे बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद भी आगे जो बात होगी वो होगी आपकी तन्नु अम्ल की। तन्नु अम्ल एक होता है तन्नु अम्ल, एक होता है सांद्रम। देखने में दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, एक होता है तन्नु अम्ल, एक होता है सांद्रम। तन्नु अम्ल तो कौन सा होता है? वो अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है तन्नु अम्ल कहलाता है। वो तो होता है जिसमें जल ज्यादा होता है वो तन्नु, और जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है तन्नु कहलाता है, और जिसमें पानी की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं सांद्रम। क्या करना चाहिए कि जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल तो ज्यादा होता है और अम्ल कम होता है। जल ज्यादा होगा वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है तन्नु अम्ल, और जिसमें जल की मात्रा कम होती है सांद्रम कहलाता है। इसका मतलब देखने में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, थोड़ी सी बात उसके साइड कि तन्नु और जल की मात्रा ज्यादा, अम्ल की मात्रा कम होती है, ये थोड़ा सा पतला दिखाई देगा आपको।
और ये सांद्र है, इसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक है। इसमें थोड़ा सा एक गाढ़ा दिखाई यानी ये थोड़ा सा हल्का रंग का होगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा रंग का, देखिए इसमें पानी ज्यादा होगा, इसमें पानी कम होगा। तो ये की परिभाषा होती है कि वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है तब अम्ल कहलाता है, और वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है सांद्र अम्ल कहलाता है। इसके बाद में आपका पीएच। पीएच इसकी परिभाषा हो गई थी। तो अब ये पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन अणु की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाएगा? पीएच कहलाता है। ये इसका सूत्र होता है -log 10H9, यानी हाइड्रोजन अणु की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग या लघुगणक, लॉग एकदम या लघुगणक पीएच कहलाता है। इस सूत्र का -log 10H9 हाइड्रोजन अणु की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। इसके बाद बात आती है कि क्रिस्टलन जल की लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसको क्रिस्टल जल कहा जाता है। लवण का कोई भी इकाई सूत्र तो लिखते हैं तो इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? अगर H ये 10H2 है या फिर 5H2 है तो जितने जल के अणु की संख्या होती है, पानी कोई भी लवण में पानी के अणु की संख्या कितनी है उस संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन जल बोला जाता है।